हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि भारत में किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट जो समिट है वो संपन्न हो चुका है। और ये संपन्न जो हुआ है, आपने देखा, मैंने उसके आउटकम्स जो है उनके लिए वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था कि देखिए ये जो समिट है ये 4th टाइम जो है ऑर्गेनाइज हुआ है वर्ल्ड के अंदर। आपने देखा कि ये 2023 से लेकर के यूके, फ्रांस, जर्मनी और उसके बाद भारत में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसके जो वास्तव में इसका जो औचित्य था यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने का, वो दो तीन बातें थी। एक तो ये कि भारत के अंदर जिस तरीका की जो भाषाई विविधता है, भारत के पास में जिस तरीका का पॉपुलेशन बेस है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ आने वाले समय में 2030 तक भारत के पास लगभग 100 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के अंदर होंगे। तो उनकी अपनी जो जरूरतें हैं, जो उनकी परचेजिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। उसको देखते हुए यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया कि देखिए भारत को जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाए। और साथ ही साथ में यह भी देखा गया कि दुनिया के अंदर जितने भी डिजिटल साउंडेड लोग हैं, यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर एआई हो या फिर आईटी सेक्टर में जो टैलेंटेड पूल बनाते हैं, तो अगर दुनिया के अंदर 100% का जो टैलेंटेड पूल है, तो उसमें जो है 20% जो हिस्सेदारी है वो भारतीय टैलेंट की है, जो कि भारत के अंदर है या फिर एनआरआई के रूप में है। तो ये सारी बातों को देखते हुए कि भाई टैलेंटेड पूल भी पूरा है भारत के पास में, रिसोर्सेस भी हैं, भारत के पास में आने वाले समय में परचेजिंग पावर भी है, 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास में होंगे, भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। और इन सबको देखते हुए ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसके अंदर जो विचार किया गया वो ये था कि एआई हम ला रहे हैं, लेकिन एआई जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसके नकारात्मक जो परिप्रेक्ष्य भी है उस पर भी विचार किया जाए। और इस पर विचार किया भी गया। इसमें सारी बातें की गई कि देखिए जो एआई है वो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, लेकिन ये जो आसान बनाता जाएगा 2029-30 तक हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन 2029-30 के बाद में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और धीरे धीरे से जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे से जो हमारी स्किल सेट है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि आप सोचिए, जो रचनात्मकता है, जैसे आर्ट्स हो गया, अब आर्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जेमिनी या फिर चैट जीटीपी या जो अलग तरीका के जो टूल्स हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं आर्ट्स डिजाइन करने में। हर तरीका की आर्ट डिजाइन हो रही है। और उसी तरीका से हमारी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है, अब हमें ऐसे लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चैट जीटीपी, जेमिनी और अलग अलग तरीका के जो टूल्स हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले हम जब ऐसे लिखते थे, निबंध जब लिखते थे या राइटिंग करते थे, तो हमारी जो थॉट्स हैं उस थॉट प्रोसेस और हैंड जो है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता था। जो व्यक्ति की जो सोच है वहां पर क्या बोलते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी। तो मनुष्य के जो विचार थे ना वो स्थूल थे। और जो मेमोरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका हम प्रयोग करते हो, हमारे हाथ हो या हमारा ब्रेन हो, हम प्रयोग करते रहते तो शार्प रहता है, शार्प यानी कि वो तेज रहता है। लेकिन जैसे हम उसका प्रयोग कम करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे से क्या हो जाता है, कुंद पड़ जाता है, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। यानी कि उसी तरीका से अब हमने ये किया है कि देखिए आने वाले समय में एआई हमारे लिए खतरा है। अब अगर खतरा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नैतिक यानी कि एथिकल वैल्यूज से लेस करना पड़ेगा। इसके पास में ऐसा ना हो कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आने वाले समय में ह्यूमन यानी कि पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसकी आइडेंटिकल जो क्राइसिस है या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तक जो है ये पहुंच जाए। इसको लेकर के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक विजन रखा गया जिसको बोलते हैं मानव विजन। मानव का मतलब क्या है, मनुष्य। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक एम्पैथी और सिंपैथी नाम के जो है वो गुण होते हैं, ये वैल्यू होती हैं। तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि देखिए एआई को जो है इसके जो मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं उनको इस तरीका से ट्रेंड किया जाना चाहिए कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो ह्यूमन बीइंग को जो है नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि एक एथिकली वो वर्क करें। और हमेशा ह्यूमन के जो है वो किसके विषय में सोचें कि जो डिजाइनिंग होगी ना उनकी, क्योंकि मशीन लर्निंग हो रही है, तो वो जो डिजाइन है वो हमेशा मनुष्य की तरह सोच करके ही विचार करें कि कभी भी करप्ट ना हो और मनुष्य को ही एग्जिस्टेंस क्राइसिस की ओर ना बढ़ा दे। इसके लिए हमको एआई जो है उसके मॉड्यूल ऐसे तैयार करने होंगे, उनका ट्रेन ऐसा करना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, मानव का गुण होना चाहिए, एथिकल और एम्पैथी और सिंपैथी के जो गुण हैं वो होने चाहिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर रखा गया है। देखिए नैतिक और जवाबदेही, यानी कि आप बताया गया है कि देखिए हमको इसको बिल्कुल ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसको डिजाइन करते समय ही हमको मॉरलिटी को ध्यान रखना है। और ये जो मशीन होगी इसको जो है ना कैसा बनाना है,
अकाउंटेबल भी बनाना है, यानी कि जो डिजाइन किया जाए, जो इसको ट्रेन किया जाए, तो उसके अंदर ये भी भावना होनी चाहिए कि इनको अकाउंटेबल, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसके लिए जवाबदेही भी ये होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये स्टेप लेने वाले हैं, जो भी कार्य करेगा एआई, तो वो जब स्टेप लेगा तो उससे पहले वो सोचेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो हमें ह्यूमन के विषय में सोचना है, एम्पैथी रखनी है, मनुष्य के प्रति दया रखनी है। क्लियर है मेरी बात? देखिए आगे, यानी कि कनत और सखाई, यानी कि एआई प्रणालियों की जो नैतिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए, इसका जो उपयोग है वो नियम आधारित होना चाहिए, और शासन जो है ना, जो गवर्नेंस है उसमें हेल्प करते हुए होना चाहिए। डेटा पारदर्शिता और वैश्विक पहल, यानी कि ये जो पहल है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनके डेटा सेंटर्स होंगे, तो अपने देश का जो डेटा सेंटर्स हैं उनको बताया गया कि देखिए वैश्विक पहल करनी पड़ेगी। देखो भारत के जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, लगभग अभी देखो 2 गीगावाट का हमारे पास कैपेसिटी है। आने वाले समय में ये हमारा जो लक्ष्य है वो 5 गीगावाट का रखा गया है। तो 5 गीगावाट जब भारत का होगा, तो जो डेटा हमारे साथ यहां पर जब मशीन लर्निंग कराएंगे, तो उसमें यह ध्यान रखना है, पूरी दुनिया को ध्यान रखना, डेटा सेंटर अमेरिका में हो सकते हैं, अपने अपने देशों में हो सकते हैं, लेकिन एआई का जो लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए? मानव वाला होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एथिकल होना चाहिए। भारत की प्रमुख टेक कंपनियां और वैश्विक जो है दिग्गज जो है उनके बीच अलग अलग साझेदारी देखने के लिए मिली है। जैसे इन्फोसिस जो है वो एंथ्रोपिक के साथ भागीदारी कर करके उनके जो अनुसंधान, जिसे हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो करने वाली है। जो टीसीएस है ये ओपन एआई के साथ साझेदारी करेगी। ये इसी का आउटकम है जो भी एआई इंपैक्ट समिट हुआ है। आगे देखेंगे एल&टी जो है ये एनवीडिया के साथ मिलकर के काम करेगा, और ये तो 3-4 एग्जांपल है, लेकिन ऐसे जो है हंड्रेड्स जो है वो साझेदारी, जिसे एमओयू बोलते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इन दोनों के बीच में बनी है। अब इस पर आगे कार्य चलेगा, धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। देखना आगे, राष्ट्रीय संप्रभुता और डेटा की सुरक्षा, यानी कि डेटा उपनिवेशवाद। यानी कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए पहले आपने देखा कि उपनिवेशवाद कैसे बनाए गए, यानी कि उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनी कैसे बनाई गई। आज डेटा जो है वो किसी भी देश के द्वारा ऐसा ना हो कि सेंट्रलाइज हो जाए और दूसरे देश को जो है गुलाम बनाया जाए। इसे हम कहते हैं कि आज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएंगी, बल्कि जो डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आएंगी। तो उनको रोकने के लिए ये सारे कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि कि डेटा की जो सॉवरेनिटी है वही ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं उनको ये विश्वास दिलाएगी कि वो इस तरीका की जो पहल है उनमें शामिल हो जाएं। अन्यथा अगर उन्हें डर रहेगा तो वो इसमें शामिल होने से हमेशा झिझकेंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे देखना, समावेशी और विश्वसनीय तकनीक, यानी कि ये बताया गया कि देखिए ये ऐसी डिजाइन होनी चाहिए एआई कि इसके पीछे कोई ना छूटे। अब कैसे? यानी कि एक तो ये जो इनका डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया। दूसरा क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, किसी को भी डेरोगेटरी जो है वो नीचे ना दिखाए, इस तरीका से ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा उनमें यह बताया गया कि देखिए ऐसा होना चाहिए कि कोई पीछे ना छूटे, जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर, तो सबको जो है समावेशी करके चलना है, कोई पीछे ना छूटे। एक तो एआई ये होनी चाहिए, अच्छा ऐसा भी इतना महंगा ना हो कि कोई खरीद ही ना सके, समझ गए मेरी बात? तो ये सारा को, और विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब है कि क्रेडिबल होना चाहिए। जो इसके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन वो क्रेडिबल होनी चाहिए। इस पर भी जो है प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। अब देखिए लगभग, अब आप जानते हैं कि डेटा सेंटर्स बनेंगे, और डेटा सेंटर्स जो है हमारी भारत की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम जो ये डेटा सेंटर्स हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रीन एनर्जी होगी। कैसी? ग्रीन एनर्जी। अब इसके लिए हमारा जो अडानी समूह है उसके द्वारा $100 बिलियन जो है इस ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर लगाए गए हैं। अब सोचिए कि भारत के पास अगर इतने इतने बड़े जो समूह है, तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए हमें क्या है, मशीनरी है, कैटालिस्ट का काम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया कि जो एआई रिवॉल्यूशन जो है इसके अंदर मानव विजन जो है इसको लेकर के काफी जो चर्चा हो रही है, और ये जो एआई इंपैक्ट जो समिट हुआ है इसके अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा क्या हुआ है, मुद्दा बना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको, और आपको जो है पहले 2 प्रश्न जो हैं इन पर विचार करना होगा। 2 प्रश्न हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम चाहे तो आपका यूपीएससी का हो या फिर स्टेट का एग्जाम हो, उसमें काम आने वाला है, और सामान्य जानकारी के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक तो आपका जो मेमोरी है उसका परीक्षण हो जाएगा, और दूसरा आपका इंफॉर्मेशन कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है उसका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए मानव विजन के संदर्भ में एन मतलब है नेशनल सॉवरेनिटी का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? आइए, सभी विदेशी एआई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरा विकल्प, डेटा उपनिवेशवाद को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि डेटा की जो सीमा
जो है वो उसी देश के अंदर होनी चाहिए, डेटा लोकलाइजेशन। आगे देखिए, सी केवल स्वदेशी हार्डवेयर और चिप्स का उपयोग अनिवार्य करना, और डी विकल्प है संयुक्त राष्ट्र के एआई नियमों को भारत में लागू करना। अब आपको बताना होगा इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे और लेक्चर के दौरान तो आपको इसका जो है पता चल ही जाएगा। सेकंड प्रश्न आज का देखना ये क्या है, न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट के तहत वैश्विक एआई कंपनी ग्लोबल एआई जायंट्स ने किस विशिष्ट शर्त पर सहमति व्यक्त की है। और आपके पास ये चार विकल्प हैं, आपको पहचानना होगा कौन सा उसमें से सही है। वर्ष 2030 तक अपने सभी एल्गोरिदम जो है ओपन सोर्स करना, दूसरा है अगले एआई समिट से पहले एआई डेटा को पब्लिक करना ताकि नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग संभव हो सके, तीसरा एआई से होने वाले मुनाफे का 10% ग्लोबल साउथ के विकास में देना होगा, और चौथा केवल भारतीय भाषाओं में ही नए मॉडल ट्रेन किए जाएंगे। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सही है। आइए थोड़ा सा इसको एलेबरेट तरीका से देखते हैं। देखिए, नई दिल्ली के अंदर आपने देखा कि यह हुआ 40 प्लस देश के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा सीईओ और 30,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हुए। आगे देखेंगे, यह समिट जो है बहुत ज्यादा पिवोटल मतलब होता है महत्वपूर्ण था। यह समिट केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि पूरा इसके अंदर ग्लोबल साउथ के जो इशू हैं वो आपको देखने के लिए मिले। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि अगर आप आर्कटिक देखेंगे तो उसके नीचे यानी कि मिडल जो रेखा है, यानी कि आप अगर देखेंगे कि ये जो उष्णकटिबंधीय जो रेखा होती है यानी कि जो 0 डिग्री की जो रेखा है उसके नीचे के जो कंट्री यानी कि साउथ के जो कंट्री है उनका जो देखोगे आप, ये जो लाइट किए हुए हैं ये सारे के सारे कंट्री ग्लोबल साउथ में आते हैं। और इनका जो मुद्दा है ग्लोबल साउथ का पूरी की पूरी समिट में हाईलाइट पे रहा है। और कारण क्या है वो तो मैं कई सारी वीडियो में बताए रखा हूं। देखिए, अब तक एआई के नियम जो है और विमर्श जो भी है केवल पश्चिमी देश तय करते थे, उनकी मोनोपोली थी, लेकिन ये जो मोनोपोली है इसको तोड़ दिया गया है भारत के द्वारा। जिस तरह G20 में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाई थी, उसी तरह जो ये समिट हुआ है इसमें ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है वो लगातार लाइट में रहा था। आगे देखेंगे, बैक ऑफिस से लेकर के इनोवेशन हब तक भारत पहुंच चुका है। आप देखे होंगे कि 2001 के बाद में जब इंटरनेट आता है तो भारत के अंदर जो आईटी बूम है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो ऑफसोर्स जो जॉब थी उनका एक क्या आता है, भारत के अंदर बूम आता है। लोग यहां पर आईपीओ वगैरह के अंदर जाकर के जॉब करते हैं और कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं। अब सोचिए, लेकिन यहां से बढ़कर के भारत धीरे धीरे से जो सर्विस प्रोवाइडर जो है, अभी तक क्या थे, हम बैक एंड में सर्विस प्रोवाइड करते थे, क्लियर, और राज करता था अमेरिका। लेकिन आज जो है बिल्कुल बदल चुका है। आज क्या है, आज भारत के अंदर जो है अब फ्यूचर है। और इसीलिए आपने देखा कि यह समिट भारत की कंपनी जो है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आक्रामक निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। केवल सर्विस देना ही नहीं बल्कि खुद के एलएलएम्स, आप जानते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एआई होते हैं ना वो इन्हीं पर कार्य करते हैं बैक एंड में। और डीप जो टेक है इसके लिए हमारा वो भी बदल दिया, एक कानून है, मैं बताऊंगा उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। डीप टेक के लिए जो शर्तें हैं वो बिल्कुल अलग से कर दी गई हैं। एआई प्लेटफॉर्म तैयार करना जो है अब हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। आगे देखना, मोदी जी के द्वारा मानव विजन जो है उसको लॉन्च किया गया और एआई के विनाशकारी होने से बचाने के लिए, मानवता के उपयोग में लाने के लिए उसको एथिकल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और बेनिफिशियल, ये हैं तीन जो इन्होंने मानव मिशन के अंदर जो तीन जो आप सोचिए तीन स्तंभ के अंदर देखा जाए तो ये है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए और बेनिफिशियल यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए ये क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल, ऐसा ना हो कल ये पूरी तरीका से हमारे लिए डिस्ट्रॉयर बन जाए। मानव में नैतिकता और जवाबदेही होनी चाहिए। एम मतलब मॉरल एंड एथिकल सिस्टम और ए मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, क्लियर है। ये इस मॉडल पर जो है आधारित है। एआई मॉडल्स को एथिकल वैल्यूज का जो पालन करना अनिवार्य है। एआई की स्वीकार्यता जो है वो लेजिटिमेसी जो है तभी बढ़ेगी जब वे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होंगे, ऐसा कहा है भारत सरकार ने। एआई के जो डिप्लोमेट रूल बेस्ड होने चाहिए। बिना नियमों के एआई का जो प्रसार बड़े विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्शन ला सकता है। जो मैंने आपको बताया विनाशकारी क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसका जन्मदाता यह हो सकता है। अब देखिए, मानव राष्ट्र संप्रभुता की रक्षा, मानव में जो एन है वो क्या है, नेशन, यानी कि डेटा का जो निष्कर्षण है वो अवरुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डेटा जो भी जिस देश का है उसी देश के अंदर वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जाकर के अमेरिका में सेव होता है। ऐसा कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन पर जोर हमारा 2019 से लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, डेटा होगा तो लोकलाइजेशन होगा। डेटा की संप्रभुता बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखना,
नेशनल की सॉवरेनिटी जो आएगी वो डिजिटल सॉवरेनिटी से ही निकल करके आएगी। डेटा कॉलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका कोई मायने नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूसिव भी नहीं बचेगा, एथिकल भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा और अकाउंटेबल भी नहीं होगा। एआई को राष्ट्रीय सीमाओं और संप्रभुता का जो सम्मान है वो करना होगा। ये क्यों? क्योंकि किसी भी जाति, धर्म, कलर, रेस किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, इंक्लूसिव होना चाहिए। आगे देखना की इनसाइट्स। आज के दौर में डेटा ही शक्ति है, इसलिए डेटा जो है उसको न्यू ऑयल बताया जाता है कि जिसके पास डेटा है वही करेगा राज। आगे देखते हैं मानव में ए और बी जो है वो है एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और वी का मतलब है वैलिड और लेजिटिमेशन सिस्टम। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो वैध हो, जो इलीगल ना हो, और एक्सेसिबल मतलब है जो सबकी पहुंच में होना चाहिए। और जब एक्सेसिबल होता है तभी वो इंक्लूसिव होता है, मतलब है उसके अंदर सब शामिल होने चाहिए। आप ध्यान रखना, मानव को जो है पेपर में आ सकता है, मेन के क्वेश्चन में आ सकता है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, मेंस में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक बार इसको जो है घुमा करके देख लेना दोबारा। एआई केवल अमीरों के लिए जो है लग्जरी नहीं होनी चाहिए। अंत्योदय मतलब है अंत में खड़े व्यक्ति तक भी इसकी रीच होनी चाहिए। एआई द्वारा दी गई जानकारी भरोसेमंद होनी चाहिए। गलत जानकारी जो है वो हॉल्यूसिनेशन मतलब है एक तरीका से भ्रम पैदा करती है, सही और गलत के बीच की जो खाई है उसको जो है खत्म कर देती है। न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट जो है वो ये है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा घोषित और एक वैश्विक एआई कंपनियों के द्वारा स्वीकृत की गई। और ये केवल बातचीत नहीं है बल्कि जो है ये बाइंडिंग कमिटमेंट है। क्या है ये? जो मैंने आपको बताया ना, मानव मिशन जो है या मानव विजन जो है ये कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, वो वाला नहीं है। ये कमिटमेंट है। और जब कमिटमेंट का मतलब है, समझ रहे ना, ये कमिटमेंट जाकर के ही बाद में किस में, ये हमारी कंपल्सन यानी पॉलिसी बनेंगी। और जब पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या होती है? पेनल्टी होती है। आइए देखते हैं, एआई कंपनियों ने भारत के लिए ग्लोबल साउथ के प्रति जो है एक आभार जताया है। और याद रखना कि भारत की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके कारण ही ग्लोबल साउथ जो है इस तरह की एमएनसीज के ऊपर भरोसा कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये जो हमारा ग्लोबल साउथ है इसके अंदर जो 50-60 कंट्री हैं उनका जो भरोसा है वो भारत के ऊपर है, इसीलिए वो इसमें शामिल होंगे। डेटा के अंदर क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियर है? तो कंपनियों ने वादा किया है कि अगले एआई समिट से पहले एआई से संबंधित डेटा को पब्लिक करेगा। आपको मिल गया क्वेश्चन का आंसर? क्लियर है? दूसरा प्रश्न था, इसका आंसर मिल गया, ताकि सरकारें सही नीतियां बना सकें। आगे देखना, भाषाई संप्रभुता यानी कि लैंग्वेज सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एआई परिणाम रिजल्ट केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि जो लोकल भाषाएं हैं, जैसे भारत के अंदर भी आप आओगे तो कोस कोस पर पानी बदले बाणी, और आप सुना होगा, तो भारत के अंदर उड़िया हो, बंगाली हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, इतनी सारी भाषाएं हमारी हैं। हमारी हम विविधता बहुत है। तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में चलेगा, नहीं, ये सारे के सारे जो मदर टंग है उनमें उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि हम करा सकते हैं ना। आपने देखा हमारा जो एआई मॉड्यूल जो है वो लगभग 22 भाषाओं में ऑफलाइन काम करता है। आगे देखना, इंडिया इंक के तहत आपने देखा कि जैसे इन्फोसिस जो है वो एंथ्रोपिक के साथ, जो मैंने शुरू में बताया है, उसी तरीका से L&T जो है वो एनवीडिया के साथ मिलकर के, टीसीएस जो है वो ओपन एआई के, जो आपने देखा होगा कि सैम ऑल्टमैन जो आए हुए थे, और अडानी के द्वारा जैसे मैंने बताया एआई डेटा सेंटर्स बनाने में लगभग 100 बिलियन का जो है वो कंट्रीब्यूशन, या कहिए कि अपनी ओर से जो है ये किया गया है, उनका ये अनाउंसमेंट है, निवेश है उनका ये। ग्लोबल साउथ का जो नया नेतृत्व कौन करेगा? मैंने आपको बताया, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, मानव और कल्चर रजिस्ट्रेशन में सफलता हासिल की है। एआई अब केवल जो है वेस्ट का टूल नहीं रहेगा, इसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता। भारत की भूमिका, भारत के सुनिश्चित किया है कि एआई के विकास में ग्लोबल साउथ का नजरिया जो है, उनका जो पर्सपेक्टिव है उतना ही मजबूत होगा जितना कि विकसित देशों का है। ऐसा नहीं है कि आपने एआई का डेवलप किया, आप विकसित देश हैं तो आप अपनी मनमानी करोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितनी की ग्लोबल साउथ की कंट्री की है। क्लियर है? आइए देखते हैं, जो आपको मैंने 2 प्रश्न दिए तो उनके उत्तर क्या है। जैसा कि जानते हैं कि पहले का उत्तर है बी, यानी कि एन का मतलब है नेशनल सोवरेनिटी, जिसका अर्थ उद्देश्य डेटा उपनिवेशवाद जो है उसको रोकना, यानी कि डेटा कॉलोनाइज्म जो है उसको रोकना। और दूसरा जो प्रश्न है उसका भी उत्तर क्या है? बी ऑप्शन सही है। कंपनी ने के अगले जो से एआई समिट तक अपना जो डेटा है उसको पब्लिक करेगी, ताकि जो सरकारें हैं वो एक तो पारदर्शिता है और अपनी जो पॉलिसी है उसको अच्छे से डिजाइन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपने लेक्चर देखा, इसके लिए
धन्यवाद। आपकी जो तैयारी है, अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो पहला तो कार्य यही कीजिए कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको दबा लीजिए। दूसरा कार्य ये कीजिए कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर मोर देन थाउजेंड्स वीडियो और मोर देन थाउजेंड्स जो है पीडीएफ, आपको ये सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाने वाली हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। और जो तीसरा जो आप कार्य कर सकते हैं वो है कि आप, अगर आपको मुझसे जुड़ना है, पर्सनली जुड़ना है, तो व्हाट्सएप चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपको उसका आंसर देगी। और लास्ट नॉट द लिस्ट, आपको मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे से 500-500 400-400 रुपए के जो कोर्स हैं वो वहां पर रखे हुए हैं, जिनकी जो वैलिडिटी है वो आप सब्सक्राइब करते ही आपको 2 साल का मिलेगा। आप डाउनलोड करके उन पीडीएफ्स को कभी तक भी पढ़ सकते हैं, लाइफ टाइम होगी। और जो आपको समस्या आएगी उसके लिए आपको 2 साल का बेस मिलेगा हमारी ऐप पर, और आप वहां आकर के 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हैं। जब उसका बेस बन जाएगा तो उसके बाद में मैं एक टाइम पीरियड आपको दे दूंगा कि इस दिन इस टाइम पर हम मिलने वाले हैं, तो आप आएंगे और हम आपस में बात करेंगे। आपके जो इश्यूज होंगे, जो पीडीएफ के अंदर होंगे, जो और भी अपनी तैयारी से लेकर के होंगे, हम बात करेंगे। तो आज आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।